हेलो बच्चों, तो कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं और फिजिक्स के जो कि आज नीट 2024 के पेपर में आए थे। ठीक है, क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे लिखता जाऊंगा, बनाता जाऊंगा, आप समझ जाएंगे कैसे करना है। ठीक है, ग्राफ दिया गया आपको एक चार्ल्स लॉ का नाम रखा है, टी वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बना के कुछ दिया गया आपको इस तरह का। ठीक है ना, कह रहा है प्रेशर का ऑर्डर क्या होगा, इसका नाम रखा P1, नाम P2, नाम P3। चार्ल्स लॉ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T और V होते हैं। अगर मैं टाइम एक्सिस टेम्परेचर एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं तो इस पूरे इस पॉइंट और इस पॉइंट के लिए टेम्परेचर हो गया कांस्टेंट। तो अगर इनके लिए वॉल्यूम का ऑर्डर देखें तो इसका नाम होगा V1, इसका नाम V2, इसका नाम क्या होगा V3। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर वॉल्यूम का ऑर्डर कुछ इस तरह का है तो प्रेशर का ऑर्डर जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो सबसे कम प्रेशर किसका होगा, P3 का। तो आपके क्वेश्चन में जो भी ऑप्शन है उससे आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए जरा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया गया, अपने को VT ग्राफ दिया गया है। ठीक है ना, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, यहाँ स्ट्रेट लाइन दिया, ये यहाँ लाइन दिया, फिर इस तरह ग्राफ बना के दिया गया। कह रहा है कि इसको जो है कन्वर्ट करना है AT में, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना है। अब अगर इंटरवल्स बना ले हम लोग, इसका नाम 0 ये मान ले, T1 रख ले, इसका नाम अगर T2 रख ले, इसका नाम अगर T3 रख ले, इसका नाम क्या रख ले अगर T4। तो 0 से T1 वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन भी 0 होगा, 0 होगा एक्सेलरेशन 0 से T1 तक। उसके बाद आप देखें वेलोसिटी बढ़ रहा है कांस्टेंट से, अगर एक्सेलरेशन देखें कांस्टेंट होगा आपका पॉजिटिव में, बिकॉज़ शॉर्टकट होता है। अगर V स्ट्रेट लाइन बना है तो एक्सेलरेशन पैरेलल लाइन बनेगा। ठीक है, और अगर थीटा एक्यूट है तो पॉजिटिव बनेगा, अदरवाइज क्या नेगेटिव बनेगा। ये बन गया आपका। इसके बाद वेलोसिटी फिर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन फिर 0 हो जाएगा, कहां से T2 से लेकर T3 तक। उसके बाद आप देखें वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन आया है पर स्लोप नेगेटिव हो, तो ये ग्राफ कहां से भागेगा, आपका नीचे के ग्राफ बनेगा। और ऐसा ऑप्शन आपको दिया गया ऑप्शन नंबर 4 में, जो भी आपके पेपर में दिया होगा उसको देख लेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रॉपर्टी व्हिच इज नॉट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन फ्री स्पेस। पहला ऑप्शन है द ओरिजिनेट फ्रॉम चार्ज मूविंग। तो मूविंग चार्ज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा तो होते हैं पर स्पीड यूनिफॉर्म नहीं होती, वो क्या है नॉन यूनिफॉर्म होती, लगातार वेरी होती रहती है। ठीक है ना, ट्रांसवर्स नेचर में होते, बिल्कुल सही है। डेंसिटी इक्वल होगी और कह रहा है दे ट्रैवल स्पीड इक्वल टू, तो ये फार्मूला बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन में कितना हो जाएगा 1, यानी वो यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं एक्सेलरेटिंग स्पीड से चलते रहते हैं। क्लियर, एक्सेलरेटिंग मोशन करते रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है स्मॉल टेलीस्कोप है जिसका ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ दिया गया अपने को 140 सेंटीमीटर और इसका आई पीस दिया गया अपने को 5 सेंटीमीटर। कह रहा था मैग्नीफाइंग पावर ऑफ फॉर व्यूइंग अ डिस्टेंस ऑफ। तो क्वेश्चन में कुछ भी क्लियर नहीं करता तो हम लोग फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं और वो होता है -FO अपॉन FP। माइनस मतलब इमेज उल्टा बनेगा, FO है 140, FP है 5, ये हो जाएगा आपका 28। नेगेटिव में नेगेटिव किसी ऑप्शन लिखा नहीं है तो 28 आपका एक ऑप्शन दिया हुआ है, वही करेक्ट हो जाएगा। क्लियर अपने को। ओके, अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए, कह रहा है फोर्स डिफाइन, कह रहा है फोर्स दिया गया अपने को F इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी। कह रहा है अल्फा बीटा कांस्टेंट है, कौन इसमें से ऑप्शन डायमेंशनलेस है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि अगर इन दोनों को जोड़ने से फोर्स आ रहा है तो अल्फा टी स्क्वायर भी फोर्स होगा और बीटा टी भी क्या होगा, फोर्स होगा। तो ये अगर दोनों को डिवाइड कर दे हम लोग तो यहाँ से मिलेगा आपको अल्फा टी स्क्वायर बाई बीटा टी इज इक्वल टू 1, यानी अल्फा टी अपॉन बीटा आ गया 1 मतलब डायमेंशनलेस। तो एक ऑप्शन आपको अल्फा टी अपॉन बीटा देखने को मिल जाएगा। क्लियर अपने को। और क्वेश्चन देखा जाए इसमें, कह रहा पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन सर्कुलर पाथ मेंटेन्स। अगर यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर पाथ पे चल रहा, डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है, अगर डायरेक्शन लगातार चेंज होगा तो वेरिंग वेलोसिटी होगा उसके पास। ठीक है ना, और एक्सेलरेशन भी क्या होगा, वेरिंग होगा। ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हुआ। क्लियर अपने को। ओके, अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो एक प्रिज्म का क्वेश्चन आया था। कह रहा है एक प्रिज्म है, ठीक है, कह रहा है एक प्रिज्म है, इस पे एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करती है। इसको समझ लें, अगर इस पे एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रही है जो नॉर्मल के साथ 30 डिग्री, कितने डिग्री पर है, 30 डिग्री पर। ये दिया है 90 डिग्री,
ये पैरेलल गया है और एक ग्रेजिंग इमर्जेंस हो किया है। ग्रेजिंग इमर्जेंस मतलब E की वैल्यू कितनी हो गई 90 और R2 ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका R1, ये दिया है 90 डिग्री। तो R1 प्लस R2 इक्वल टू कितना होता है 90। अगर फेस 1 पे लगाए स्नेल्स लॉ तो 1/2 इज इक्वल टू मिलेगा, अगर इसका इंडेक्स म्यू मान लें तो म्यू साइन R1 मिल जाएगा। फेस 2 पर लगाएं तो अपने को क्या मिलेगा म्यू साइन R2 इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। या इसको लिख सकता हूं 1 इज इक्वल टू म्यू साइन R2 की जगह क्या 90 माइनस R1 लिख सकते हैं, यस। ये मिलेगा 1 इज इक्वल टू म्यू cos R1, क्या मिल जाएगा cos R1। और इसको अगर देखें तो ये इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 पे थोड़ा ध्यान दिया जाएगा। इक्वेशन 1 नाम रख लो, इक्वेशन 2, तो अगर स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 और 2 अगर कर दिया जाए तो क्या मिलेगा, देखो वहां पे इसको स्क्वायर करोगे तो म्यू स्क्वायर कॉमन ले लो तो यहां से आ जाएगा साइन स्क्वायर R1 प्लस कॉस स्क्वायर R1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा अपने को 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 1/4, मतलब ये लिखा है म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4, मतलब म्यू कितना आ गया √5/2, एक ऑप्शन दिया होगा। क्लियर अपने को, ओके। एक और क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है कि द एनर्जी ऑफ फोटोन दिया गया E इज इक्वल टू h न्यू, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट। B कह रहा है एंड वेलोसिटी ऑफ फोटोन स्पीड ऑफ लाइट चलता है, बिल्कुल सही। द मोमेंटम ऑफ फोटोन कह रहा है P इज इक्वल टू होता है आपका h बाई लैम्डा, लैम्डा हो जाएगा आपका और ये मिलेगा स्पीड ऑफ लाइट अपॉन फ्रीक्वेंसी, कहां चला जाएगा ऊपर, क्योंकि c इज इक्वल टू f लैम्डा होता है तो यहां से मिलेगा, यहां से पहले लैम्डा इक्वल क्या हो जाएगा c बाई f, f चला जाएगा ऊपर। A B C तीनों करेक्ट है, ये सिर्फ एक ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 3, तो आप बाकी चौथा नहीं करेंगे तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर अपने को। अच्छा और क्वेश्चन देखा जाए इसमें, कह रहा है एक अनपोलराइज्ड लाइट है जो ब्रिस्टर एंगल पे गिरती है, तो क्लियर है ब्रिस्टर एंगल पे लाइट गिरेगी तो रिफ्लेक्टेड कंप्लीटली पोलराइज्ड होगा और रिफ्रैक्टेड जो है पार्शियली पोलराइज्ड होगा, तो कोई दिक्कत होगा नहीं इसमें। मैच द कॉलम दिया है, स्पेक्ट्रल लाइंस का हाइड्रोडायनामिक्स ट्रांजिशन दिया गया है। ट्रांजिशन में अगर पहला ट्रांजिशन फॉर्मूला क्या होता है, ट्रांजिशन फॉर्मूला है आपका लैम्डा इज इक्वल टू होता है 910 एंगस्ट्रॉम इनटू n2 स्क्वायर माइनस n1, हाँ एंगस्ट्रॉम में रहेगा ये और मिल जाएगा अपने को n2 स्क्वायर इंटू n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर। इसका इस्तेमाल करें तो पहले 3 से 2 जो गया है आपका उसके लिए 656 आंसर आ जाएगा और पहला ही मैच हो जा रहा है तो बाकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। पेपर बिल्कुल आसान, कट ऑफ बच्चों बहुत हाई जाएगा। क्लियर अपने को, ओके। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, एक और क्वेश्चन डिस्कस कर दे रहा हूं मैं आपके लिए जो कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो ब्लॉक्स हैं, एक 2 kg का ब्लॉक एनसीईआरटी का सवाल है और एक 3 kg का ब्लॉक है और फोर्स लगाया गया है 10 न्यूटन का। क्लियर अपने को। तो अगर इस सिस्टम का एक्सेलरेशन पहले कैलकुलेट कर लें तो A इक्वल टू हो जाएगा फोर्स अपॉन मास मतलब 10/5 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कह रहा है कैलकुलेट फोर्स ऑन B ड्यू टू A और अपने को एक कॉन्सेप्ट पता है कि जितना फोर्स B पर A लगाएगा उतना फोर्स A पर B लगाएगा और इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ ब्लॉक B इनटू एक्सेलरेशन 3 into 2, वेरी सिंपल 6 न्यूटन इज द आंसर, जो कि आपके क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया होगा। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कह रहा है कि क्वांटिटीज हैविंग द सेम डायमेंशन, तो अगर सॉलिड एंगल है तो डायमेंशनलेस में स्ट्रेन आएगा और प्लेन एंगल आ जाएगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, कह रहा है मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह अगर व्हाइट लाइट लगा दे तो YDSC में क्या फर्क पड़ेगा। देखो दो ऑप्शन दिखेंगे इसमें, पहला व्हाइट लाइट विद कलर्ड फ्रिंजेस, व्हाइट ब्राइट फ्रिंज मिलेगा और बाकी कलर्ड फ्रिंजेस मिलेंगे, और एक कह रहा है इंटरफेरेंस पैटर्न क्या है खत्म हो जाएगा। अब बिल्कुल क्लियर कर दूं मैं आपको, व्हाइट ब्राइट फ्रिंज तो मिलता है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज व्हाइट मिलेगा, लेकिन फ्रिंजेस कलर्ड नहीं होगी, उसकी एंडिंग कलर्ड होती है। लेकिन इंटरफेरेंस में क्या है, पैटर्न पूरी तरह से गायब हो जाएगा, पैटर्न बाहर हो जाएगा और पैटर्न गायब हो गया तो यहाँ मोस्ट एक्यूरेट जो हो जाएगा वो है इंटरफेरेंस पैटर्न विल डिसअपीयर। क्लियर अपने को। तो ये कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर दिए मैंने, बाकी और कुछ डिस्कस करते रहेंगे हम लोग। पेपर बहुत आसान है, कट ऑफ बहुत हाई गया हुआ है, बिल्कुल रिलैक्स रहिए, चिल रहिए, आप सिलेक्टेड है।